हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के भी लेक्चर्स डालिए, तो उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर जो चल रहा है अभी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में, उसके ऊपर हम आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पेपर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकिकी, उस पर बात कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ रहने वाला है अदिश फलन की प्रवणता या अदिश फलन का ग्रेडियंट। प्रवणता को ग्रेडियंट या ढाल भी बोलते हैं। इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर पहले ये हमें देखना है कि अदिश क्षेत्र क्या है, सदिश क्षेत्र क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं। जो अदिश क्षेत्र में अगर हम बात करें, कोई भी अदिश फलन है वो कोऑर्डिनेट के फंक्शन के रूप में डिफाइन होगा, वो अदिश क्षेत्र बोला जाएगा। और जिस क्षेत्र में कोई सदिश फलन या सदिश राशि कोऑर्डिनेट के फंक्शन के रूप में डिफाइन होगा, उसको बोला जाएगा सदिश क्षेत्र। यहाँ हम अदिश क्षेत्र या अदिश फलन की प्रवणता, तो पहले क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अदिश फलन की प्रवणता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न ये है। अ, दूसरा प्रश्न, अदिश क्षेत्र की प्रवणता का भौतिक अर्थ क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। अदिश क्षेत्र की प्रवणता की परिभाषा देनी है और इसकी ज्यामितीय व्याख्या करनी, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है इसका। अदिश क्षेत्र की प्रवणता को परिभाषित करते हुए कार्तीय निर्देशांक में अदिश क्षेत्र की प्रवणता का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जो है इसका वैल्यू क्या होगा अदिश क्षेत्र की प्रवणता या अदिश फलन की प्रवणता का। ठीक है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता को परिभाषित करके गणितीय रूप में इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये चलिए, सबसे पहले अदिश फलन की प्रवणता या ढाल होता क्या है? किसी भी अदिश क्षेत्र में कोई अदिश फलन है, उसका दूरी के रेस्पेक्ट में अधिकतम जो चेंज होगा, परिवर्तन की दर होगी अधिकतम, उसको क्या बोलेंगे? अदिश फलन की प्रवणता। कोई भी अदिश क्षेत्र है, जैसे हमने मान लिया कि कोई विभव क्षेत्र ले लिया, जैसे सम विभव क्षेत्र है, उसमें अ, विभव की दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर है, वो विभव प्रवणता बोली जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था, कक्षा 12 में पढ़ा था कि विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान है उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र के मान को देता है, जो कि हम फिजिकल सिग्निफिकेंस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन की दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को उस अदिश फलन की क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? अदिश फलन फाई की प्रवणता या प्रवणता फाई या ग्रेडियंट फाई भी इसको लिखते हैं। फाई का दूरी आर के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज या अवकलन डी फाई बाई डी आर, मैक्सिमम वैल्यू इसका लेना है। और प्रवणता है वो सदिश राशि होती है जिसकी डायरेक्शन होगी एन कैप। एन कैप अदिश पृष्ठ के परपेंडिकुलर या नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर होता है जो कि प्रवणता की डायरेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा जहां एन कैप अदिश पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश है, इसको हम डी फाइव बाई डी एन भी लिख सकते हैं। डी आर मैक्सिमम है, वो एन कैप डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू को डिनोट करेगा। अब इसका ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, पहले तो ये निकालेंगे, फिर इसका हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ग्रेडियंट फाई का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर हम आ रहे हैं। तो अदिश फलन की प्रवणता या अदिश क्षेत्र की प्रवणता के सूत्र का हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। हमने क्या लिया, दो सम अदिश पृष्ठ लिए। जैसे एक पृष्ठ ये मेरे पास मान लीजिए S1 है, ये दूसरा पृष्ठ है S2। सम अदिश पृष्ठ का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने सम अदिश पृष्ठ ले लिए, सम विभव पृष्ठ, सम अदिश पृष्ठ है, तो यहां पर विभव का मान या अदिश राशि का मान फाई ले लिया। इस पृष्ठ के हर एक पॉइंट पर इस अदिश राशि का मान क्या है? फाई। और इस पृष्ठ S2 के प्रत्येक पॉइंट पर अदिश राशि का मान है फाई प्लस डी फाई। आप इसको विभव के टर्म में एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। इस पहले पृष्ठ S1 पर हमने कोई पॉइंट P लिया जिसका ओरिजिन मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है? R वेक्टर है। ठीक है, अगर हम पहले पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जा रहे हैं, तो यहां P से हम पहुंचे N पॉइंट पर, तो यहां से यहां जाने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट मिला डेल R वेक्टर। ठीक है, तो यहां एन पॉइंट का ओ के रेस्पेक्ट में जब हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लो, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर। सिंपल मेथड है। अब पहले पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर हम गए, तो फ्लक्स जो जो आपका अदिश फलन था वो फाई से फाई प्लस डेल फाई चेंज हो गया। इसका मतलब फलन में डेल फाई का चेंज आ गया। डिस्टेंस में अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलोंग पी एन वेक्टर जा रहे हैं, तो डेल आर। हमें जो डी फाई में जो चेंज लेना है,
dr के रिस्पेक्ट में वो मैक्सिमम लेना है। डेल फाई बटा डेल आर मैक्सिमम कब होगा? जब डेल आर का वैल्यू जो है वो मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम डिस्टेंस दोनों सरफेस के बीच में निकालनी है। एक सरफेस ये है तो मिनिमम डिस्टेंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ S1 से S2 जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लंबवत दिशा में गए तो ये डिस्टेंस है डेल एन, जो कि एन कैप की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम डेल आर का की डेल फाई बटा डेल आर मैक्सिमम निकालें, वो इक्वल टू आएगा डेल फाई बटा डेल एन, क्योंकि डेल एन है वो मिनिमम दोनों पृष्ठ के बीच की मिनिमम दूरी को रिप्रेजेंट करता है। डेल आर कोई भी रेंडम डिस्टेंस है। ठीक है, हमने दो पृष्ठ लिए, एक पर अदिश फलन का मान फाई है, दूसरे पर फाई प्लस है। तो हमने वही लिखा, माना एक निर्देश तंत्र लिया जिसमें दो समीप बहुत पास पास रखे सम अदिश पृष्ठ S1 और S2 है। यहाँ जैसे अदिश पृष्ठ के एग्जांपल के रूप में सम विभव पृष्ठ भी ले सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए हमने अदिश फलन क्या लिए? फाई और फाई प्लस डेल फाई। पहले पर फाई वैल्यू है, दूसरे पर कितना है? फाई प्लस डेल फाई है। हमने वही काम जो हमने डायग्राम में डिस्कस किया, पृष्ठ S1 पर एक बिंदु लिया P, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर है। ठीक है, S2 के बिंदु N का मूल बिंदु के सापेक्ष हमने स्थिति सदिश ट्रायंगल लो से निकाला, जो कि R प्लस डेल R आया। तो विस्थापन ये जो PN है ये क्या आ जाएगा? जैसे हम सदिश योग का त्रिभुज नहीं, R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर। ठीक है, तो PN वेक्टर का वैल्यू यहां से हम निकालेंगे। PN क्या होगा? ON वेक्टर, जो कि ये था, और OP वेक्टर, तो यहां से डेल R वेक्टर आ गया। अब पीएन वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने बात की, यहां से जब हम यहां जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में पी से एन की ओर जा रहे हैं, तो पहले पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जा रहे हैं। तो फलन में चेंज हो रहा है डेल फाई, क्योंकि इस पर फलन था फाई और यहाँ पर है फाई प्लस डेल फाई, तो फलन में चेंज हो गया डेल फाई और डिस्टेंस हो गया डेल फाई डेल आर। तो क्या हो गया चेंज? फलन में पीएन वेक्टर की डायरेक्शन में फाई में परिवर्तन की दर हो गई डेल फाई ओवर डेल आर। अब पृष्ठ S1 से S2 पर एक अभिलंब हमने डाला PM। PM की डायरेक्शन में एन कैप के अनुदिश अभिलंब, मतलब एन कैप के अनुदिश फाई में परिवर्तन की दर क्या होगी? मैंने बताई थी डेल फाई बटा डिस्टेंस, वहां डेल आर की जगह कितनी है? ये डिस्टेंस हमने ली है डेल एन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? डेल फाई ओवर डेल एन आ गया। अब ये त्रिभुज ले रहे हैं हम PMN। ठीक है, यहां से डेल एन और डेल आर में रिलेशन निकालेंगे। तो ट्राइंगल है PMN, तो यहां से देखो कोस थीटा निकालें। कोस थीटा क्या होता है? हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। ये देखो, ये आपका डेल एन और कर्ण कौन है? जो 90 के सामने, ये कौन है? डेल आर। तो डेल एन ओवर डेल आर, डेल एन ओवर डेल आर जो है वो हमारे पास क्या आ गया? कोस थीटा आ गया। तो जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, डेल एन ओवर डेल आर क्या आ गया? कोस थीटा। तो डेल एन की वैल्यू आ गई डेल आर कोस थीटा। यहां से डेल आर निकाला, जो कि हो गया डेल एन बटा कोस थीटा। हमें डेल फाई बटा डेल आर की वैल्यू चाहिए, तो डेल फाई तो एज इट इज, और डेल आर की वैल्यू ये रही डेल एन कोस थीटा, यहाँ पुट कर दी। ठीक है, इसको डेल के टर्म में लिखा, डी के टर्म में लिखेंगे तो डी फाई बाई डी आर हो जाएगा डी फाई बटा डी एन कोस थीटा। अब हमें डी फाई बाई डी आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोस थीटा का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम। कोस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1। तो यहां पर डी फाई बटा डी आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा जब कोस थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? एन। वही बात हो गई, तो डी फाई बटा डी आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया? डी फाई ओवर डी एन। अदिश फलन की प्रवणता की परिभाषा क्या होती है? कि अदिश फलन की दूरी के सापेक्ष ये जो अधिकतम परिवर्तन की दर है, ये अदिश फलन की क्या कहलाती है? प्रवणता। ठीक है, और इसकी दिशा हमेशा क्या होती है? अभिलंबवत दिशा एन कैप में होती है। तो ग्रेडियंट फाई क्या हो जाएगा? इस वैल्यू के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास डी फाई बाई डी आर मैक्सिमम। ये सदिश राशि है तो डायरेक्शन एन कैप। इसकी वैल्यू हमारे पास जो आई, जो कि ये थी, यो हमने पुट कर दी। तो ये डेफिनेशन हमने अदिश फलन की कैलकुलेट यहाँ पर कर ली। ठीक है, तो ये हमारे पास अदिश फलन की प्रवणता आ गई। अब हम इसी अदिश फलन की प्रवणता को हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति में कैलकुलेट करें। तो देखो, अदिश फलन की प्रवणता का ये सूत्र हमारे पास आ गया ग्रेडियंट फाई। ठीक है, ये GRAD है, ग्रेडियंट। तो देखिए, सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक में स्थिति सदिश आर वेक्टर को हम क्या लिखते हैं? आर वेक्टर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालें, डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, हम ग्रेडियंट फाई के साथ इस डी आर वेक्टर का इसके साथ कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इसका वैल्यू रखा, ग्रेडियंट फाई का ये रहा डॉट डी आर। ठीक है, एन कैप और डी आर के बीच में हमने एंगल ले लिया थीटा। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। वहां हमने उस डायग्राम में भी डिस्कस किया था, एन कैप जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी, डी आर ये था, और यहाँ एंगल बन रहा था, थीटा बन रहा था उसमें।
तो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच के एंगल का कोस। एन कैप यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर ले लिया हमने, और ये हो गया हमारे पास कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ग्रेडियंट फाई डेल आर क्या आ गया, डी फाई बाई डी एन एज इट इज, और इसकी जगह आ गया डी आर कोस थीटा। तो डी फाई बाई डी एन एज इट इज, डी आर कोस थीटा। ठीक है, पीछे हमने डिस्कस किया डी एन क्या था, पीछे हमने निकाला डी आर कोस थीटा है, तो डी आर कोस थीटा की जगह हमने डी एन लिख दिया। तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर का वैल्यू आ गया डी फाई के इक्वल। ठीक है, फाई में परिवर्तन के इक्वल आ गया। अब फाई को भी हमें कार्तीय निर्देशांक में लेना है, तो फाई है वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो यहां से डी फाई चाहिए हमें, तो डी फाई क्या हो जाएगा, फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स, फाई का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटू डी वाई, प्लस फाई का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इंटू डी जेड। ठीक है, तो डी फाई ये आ गया। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, आई कैप डेल फाई बटा डेल एक्स जे कैप डेल फाई, इसको ऐसे लिखे, डॉट लिख दिया डी एक्स आई कैप। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू वापस आ जाएगी। तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया इस वैल्यू में। तो देखो आई डॉट आई वन दे देगा तो क्या आ जाएगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स पहली वैल्यू आ गई, प्लस जे डॉट जे वन आ जाएगा, डेल फाई बटा डेल वाई डी वाई दूसरी, तीसरी, इसी प्रकार से वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब डी फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये तो वैल्यू एज इट इज, ये वैल्यू किसका है, हमने पीछे डिस्कस किया, ये डी आर वेक्टर का वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है, डी आर वेक्टर का। तो यहाँ पर डी फाई इक्वल टू क्या आ गया, ये वैल्यू डॉट डी आर, अपने को पता है डी फाई कितना था, ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, और ये वैल्यू एज इट इज, और इसकी जगह क्या लिख दिया डी आर, तो दोनों तरफ से डॉट डी आर हट गया, तो ग्रेडियंट फाई क्या आ गया, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स, जे डेल फाई ओवर डेल वाई, के डेल फाई ओवर डेल जेड, फाई सबके साथ है तो इसको हमने बाहर ले लिया। ठीक है, इसका मतलब ग्रेडियंट फाई को हम, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। ये एक दिशात्मक अवकलज संकारक है। ठीक है, जो त्रिविमीय अवकलन को दर्शाता है, और इसको डेल वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो ग्रेडियंट फाई को हम डेल फाई लिख सकते हैं। ये कार्तीय निर्देशांकों में हम ये वैल्यू यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ग्रेडियंट फाई की या किसी भी अदिश फलन की प्रवणता को इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप एक चीज ध्यान रखें, डेल वेक्टर जब किसी अदिश के साथ लगता है तो उसको बोला जाता है अदिश फलन की प्रवणता। ठीक है, डेल वेक्टर जब किसी सदिश के साथ लगता है और डॉट प्रोडक्ट में लगता है, देखना डेल वेक्टर जब किसी सदिश के साथ लगता है और किस कौन से प्रोडक्ट में लगता है, डॉट वेक्टर में। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, डेल वेक्टर अगर सदिश के साथ लगेगा, वेक्टर के साथ, ठीक है, वेक्टर के साथ लगेगा इन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा, उसको क्या पढ़ा जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। डी फॉर डॉट, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पढ़ा जाएगा उसको। ठीक है, तो डेल वेक्टर अगर किसी सदिश के साथ लगेगा तो उसको पढ़ा जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में लगेगा तो डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। जैसे डेल डॉट ए वेक्टर हो गया तो उसको पढ़ेंगे ए वेक्टर का डाइवर्जेंस। डेल जब किसी अदिश के साथ लगेगा तो उसको उस अदिश का बोलेंगे क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। ठीक है, और यही डेल वेक्टर जब किसी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में लगेगा, जैसे डेल क्रॉस ए हो गया तो उसको पढ़ा जाएगा कर्ल ऑफ ए। तो ये डेल तीन प्रकार से यहाँ पर काम करता है। ये हमने अदिश फलन की प्रवणता या ग्रेडियंट पढ़ा। इसका भौतिक महत्व क्या है, कैसे इसको फिजिक्स में हम यूज करते हैं, तो इसका भौतिक महत्व ये है कि किसी भी अदिश फलन की प्रवणता ज्ञात करके उससे रिलेटेड भिन्न प्रकृति की दूसरी भौतिक राशि को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी विद्युत आवेश के कारण विभव ज्ञात करें और विभव की प्रवणता ज्ञात कर ले, ग्रेडियंट फाई, और प्रवणता का जो ऋणात्मक मान है वो किसको बताता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को बताता है। इसका मतलब अदिश फलन था विभव, विभव की प्रवणता ज्ञात की, उस प्रवणता से हमने दूसरी भौतिक राशि विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। तो किसी बिंदु पर विद्युत आवेश के कारण विभव ज्ञात करके उसकी प्रवणता ज्ञात करने पर विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त होता है। तो ये एक यूज हो गया इसका। ठीक है, अब अदिश क्षेत्र में अदिश फलन का मान क्या होता है, सतत होता है और एकल होता है, इसलिए अदिश की प्रवणता को अदिश फलन का नैज गुणधर्म कहा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हम ताप है, ताप की दूरी के सापेक्ष प्रवणता निकाले और उसका ऋणात्मक मान निकाले, तो वो जैसे विभव की प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र, ताप की प्रवणता का ऋणात्मक मान तापीय क्षेत्र बोला जाता है। तो किसी भी अदिश फलन या अदिश राशि की प्रवणता ज्ञात करके उससे रिलेटेड एक दूसरी भौतिक राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, जैसे फलन दे दिया फाई एक्स वाई जेड, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है, इसका इस पॉइंट पर हमें ग्रेडियंट फाई निकालना है। ये फलन मान लीजिए क्या है, विभव है, तो उसके लिए ई वेक्टर का मान भी ज्ञात करना है, तो फाई का, तो पहले तो हम डेल फाई निकालेंगे,
पहले डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप, तो ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में ही, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स, वाई, जेड का वैल्यू ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो रख दिया और हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है किसी नियत सदिश ए वेक्टर के लिए। ए वेक्टर है इसका मतलब नियत सदिश का मतलब इसके जो कंपोनेंट हैं, है ना? वो नियत हैं। Ax, Ay, Az नियत है। तो ग्रेडिएंट A डॉट R इक्वल टू A वेक्टर। ठीक है, R ये दे रखा है। तो A वेक्टर आपको दे रखा है Ax i कैप, Ay j कैप, Az k कैप। R वेक्टर ये है। आपको क्या चाहिए? A डॉट R। तो पहले A डॉट R, तो A डॉट R करेंगे तो क्या आ जाएगा? Ax x, Ay y, Az z। ग्रेडिएंट निकालना है तो डेल निकालना है। डेल का वैल्यू रख दिया हमने i कैप डेल ओवर डेल x प्लस j कैप डेल ओवर डेल y प्लस k कैप डेल ओवर डेल z। Az A डॉट R का वैल्यू ये रहा। वही काम करेंगे। i कैप बाहर, पूरे का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका होगा, इन दोनों का तो 0 हो जाएगा। फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका होगा, y वाले का बाकी सबका 0, z के रेस्पेक्ट में इसका होगा, बाकी सबका 0। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे तो i का क्या हो जाएगा? ax एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। फिर x एज इट इज, ax का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ऐसे ही हम करेंगे। देखो यहाँ से 1 आ गए। डेल ax ओवर डेल x, डेल ay ओवर डेल y, डेल az ओवर डेल z आ रहा है, क्योंकि सदिश नियत दे रखा है। तो ax में ना x के रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, ना y के रिस्पेक्ट में, ना z के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर डेल ax ओवर डेल x, डेल ay ओवर डेल y और डेल az ओवर डेल z क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये ग्रेडिएंट a डॉट, तो कौन सा बच गया? एक तो ये बच गया ax, ये बच गया ay, क्योंकि डेल y बटा डेल y क्या हो गया? 1, और ये az। तो ग्रेडिएंट a डॉट r क्या बचा? ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, जो कि a वेक्टर की वैल्यू थी। ठीक है, ऐसे ही ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। डेल a प्लस b इक्वल टू डेल a डेल b। मतलब डेल अगर दो दो अदिश के योग का डेल लेंगे तो वो अलग-अलग के डेल के बराबर आ जाएगा। ठीक है? जब 2 के गुणा का योग लेंगे तो पहला एज इट इज, जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये भी आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है? सिर्फ डेल का वैल्यू रखिए, a प्लस b के साथ इसको सोल्व कर दीजिए। फिर x का a प्लस b का x के रिस्पेक्ट में, a प्लस b का y के रिस्पेक्ट में सोल्व कर देंगे तो पूरा ये सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। ईज़ी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस सीरीज को आप आगे से आगे फॉरवर्ड करिए अपने साथियों के साथ, ताकि हम इस लेक्चर के माध्यम से, इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से ज़्यादा स्टूडेंट से कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू।